तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम मुगल साम्राज्य का वर्णन करने वाले हैं भारत के नक्शे पे। मुगल साम्राज्य में आज हम अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अकबर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और मुगल साम्राज्य का विस्तार भारत में या फिर भारत के अन्य देशों में कहाँ से कहाँ तक था, उसको हम देखेंगे। अकबर के बारे में पढ़ने से पहले हम बता दें कि अकबर का जो पालन पोषण था, अकबर का जो जन्म होता है विपरीत परिस्थितियों में होता है और इसका पालन पोषण इसके चाचा लोग करते हैं। और इसकी जो एक नौकरानी थी वो अपना दूध पिलाकर अकबर को बड़ा करती है, उसका पालन पोषण करती है। तो देखेंगे अभी, पहले समझ लीजिए कि इसका विस्तार कहाँ से, मुगलों का। मुगल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्व में लेकर यहाँ से पूरी प्रदेश से लेकर भारत के दक्षिण में यहाँ तक जो देख रहे हैं, उसके बाद इधर गुजरात तक, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर और इधर पाकिस्तान, उमरकोट, पाकिस्तान में ही उमरकोट है और यहाँ से पूरा सिंधु प्रदेश में जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है वहाँ तक पूरा इसका विशाल साम्राज्य विस्तारित था। तो अकबर का विस्तार आज हम पढ़ने वाले हैं। अकबर साम्राज्य के, अकबर जो राजा था उसके बारे में पढ़ने वाले, तो अकबर के बारे में भी जान लें। तो जो खाली स्थान देख रहे हैं यहाँ पे एमपी में, जो मालवा का पठार इधर पढ़ेंगे, एमपी में यहाँ से लेकर पूरा जम्मू कश्मीर के इलाके से लेकर इधर पाकिस्तान में ये फैला हुआ था अकबर का विस्तार। तो अकबर के जो पिता थे, अकबर के पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। और अकबर का जन्म कब होता है? अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। तो हुमायूं के जो भाई लोग थे उनका नाम कामरान, हिंदल, अस्करी था। हुमायूं के भाई 3 लोग थे। हुमायूं 4 भाई थे। पहला हुमायूं सबसे बड़ा, उसके बाद कामरान, हिंदल, अस्करी। तो जो अस्करी और कामरान थे ये बहुत अच्छे से उसका साथ दे रहे थे हुमायूं का, किसी युद्ध में उसका साथ देते थे। जो अब हिंदल बचता था, हिंदल वो सोचता था, इसके विपरीत चलता था, सोचता था कि अगर हुमायूं हार जाता है तो मैं उसका राज्य लेकर मैं उस पर राज्य करूँगा। तो ये हिंदल कभी भी उसका साथ नहीं दिया था किसी भी युद्ध में, ठीक है। तो अब जब अकबर का 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इसका जन्म होता है तो हुमायूं इसे छोड़कर चला जाता है। हुमायूं जब छोड़कर चला जाता है, कहाँ पे जाता है पहले हुमायूं को शेरशाह भगा दिया था। हुमायूं को शेरशाह खदेड़ कर भगा दिया था। तो ये कहाँ चला गया था? ये ईरान जा रहा था। ईरान जब चला गया तो एक राजा ईरान के थे, वहाँ पे वो राजा बोले थे कि ठीक है मैं अपना सेना भेजकर तुमको तुम्हारा राजगद्दी दिलवाऊंगा। हुमायूं से वादा करते हैं, तो बोलते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि अगर तुम राजगद्दी दिल्ली का पा गए तो वहाँ मुझे अपना काबुल का हिस्सा मुझे दे दोगे। तो हुमायूं वादा करता है। तो वहाँ से अब आता है 13 साल बाद, तो अपना राजगद्दी पा जाता है, तो वहाँ का काबुल का हिस्सा ईरान के राजा को दे देता है। तो जब हुमायूं यहाँ से जा रहा था, भारत से जब खदेड़ कर भगाया जा रहा था, तो जाते समय अपने नवजात शिशु को छोड़कर चला जाता है। उस समय युद्ध हो रहा था, तो उस समय ये अकबर छूट जाता है। जब छोड़कर चला जाता है तो इसका पालन पोषण इसके चाचा करते हैं, मतलब जिसका नाम अस्करी है। अस्करी इसका पालन पोषण करते हैं, कुछ दिन अस्करी करते हैं, उसके बाद कामरान करते हैं। कामरान अब माँ का फर्ज निभा नहीं पाता है, तो उसकी एक बहुत ही अच्छी नौकरानी थी, मतलब जो उसका सहयोग करती थी। तो कामरान सोचता है कि क्यों नहीं अकबर को नौकरानी को दे दिया जाए, सौंप दिया जाए कि इसका पालन पोषण करे। तो बोलता है कि महम अंगा, जिसका नाम, उस नौकरानी का नाम क्या होता है? महम अंगा। तो नौकरानी को बोलता है कि इसका पालन पोषण अब आप करो। तो नौकरानी अपना दूध पिलाकर अकबर को बड़ा की है। और यहीं पे देखिए बहुत ही एक मोड़ ले लेता है बहुत इतिहास में कि सबसे पहले पूछा जाता है कि अकबर किस नौकरानी का दूध पीकर बड़ा हुआ है, या तो किसका, वो नौकरानी का नाम क्या है जिसका अकबर ने दूध पीकर बड़ा हुआ है, जो इसका पालन पोषण किया है? तो महम अंगा जो नौकरानी थी कामरान की, वो इसका पालन पोषण करती है, अपना दूध पिलाकर अपने बच्चे की तरह सेवा करके, और इसका पालन पोषण करती है। अब 13 साल बाद जब हुमायूं आता है तो ये अकबर भी 13 साल का बच्चा हो जाता है, मतलब 13 साल अब हो जाता है इसका उम्र। तो हुमायूं जो अभी कट्टरपंथी मतलब कि सुन्नी जाति का था, इसकी माँ हमीदा बानो बेगम जो कि शिया जाति की थी। देखिए अब मुसलमान में दो जाति के लोग होते हैं, एक सुन्नी और एक शिया। तो ये दोनों का प्रभाव अकबर के उम्र पे, मतलब अकबर के जो जीवन काल है इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो कामरान जो थे इसके चाचा, कुछ दिन इसका पालन पोषण करते हैं। उस नौकरानी कहाँ की थी? कामरान की नौकरानी थी। तो कामरान से झगड़ा करके कुछ दिनों बाद ये चला जाता है।
तू मैं हो जाती है अकबर से। अकबर जो अभी 13 साल का बच्चा है, कुछ झगड़ा हो जाता है उससे और कामरान से, तो ये क्या करता है, फिर उसके बाद चला जाता है अपने पिता के पास। जब पता चलता है कि हमारे पिता आ गए, 13 साल बाद ईरान में गए थे, तो वहाँ से हुमायूं के पास चला जाता है दिल्ली में। अब क्या करता है, जब ये अपने पिता के पास चला जाता है तो अकबर को हुमायूं बोल देते हैं कि ठीक है, अब आप क्या करो, आप पंजाब के गवर्नर बन जाओ, पंजाब के गवर्नर का राजगद्दी संभालो। तो अकबर को पंजाब का गवर्नर बना दिया जाता है हुमायूं के द्वारा। अब ये 13 साल का भी बच्चा है, तो अब इसका राज्य, अभी इसको संभालने का कुछ भी मतलब कि दिमाग में था नहीं कि कैसे राज्य संभाला जाए। तो ये क्या करता है कि हुमायूं अपने एक साथी को, अपने मित्र को बोलता है जिसका नाम बैरम खां है कि तुम मेरे बच्चे को सहायता दो, अब इसका जो राजगद्दी संभालने में इसका मदद करो। तो जिसका नाम बैरम खां है वो गुरु बन जाता है अकबर का, जिसका संरक्षक। अब पूछता है कि इतिहास में कि अकबर का संरक्षक या अकबर का गुरु कौन है, तो अकबर का संरक्षक बैरम खां, जो कि बहुत बड़ा योगदान करता है। अभी आपको बताते हैं आगे चल के। कुछ दिनों बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जब दिल्ली पे राजगद्दी संभाल लेता है तो कुछ दिनों बाद दिल्ली की सीढ़ियों से गिर के, आप पढ़े होंगे लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहीं पे लेनपुल इतिहासकार जो होते हैं वो बताते हैं कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये मर जाता है। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो फिर मुगलों और अफ़गानों में, जो अफ़गान थे इधर के, ठीक है, भारत के पूर्वी हिस्से में जो अफ़गान थे, ये हिंदू राजाओं का बहुत ही सहायता करते। तो यहाँ से अफ़गानों में और मुगलों में, ये पूरा मुगल साम्राज्य है, तो अफ़गानों में और मुगलों में हलचल मच जाती है कि अब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो हम उसकी राजगद्दी संभालें, या हम वहाँ के राजा बन जाए, पूरे भारत का राजा हम संभालें। तो क्या करते हैं कि हलचल मच जाती है। तो यहाँ से जो एक राजा था, सूरवंश का आदिल शाह नाम था, सूरवंश के राजा आदिल शाह का प्रधानमंत्री, ध्यान से सुनिएगा, इधर का जो पूर्वी हिस्से का भाग है भारत का, यहाँ के एक राजा जो आप पढ़े होंगे शेरशाह सूरी, अब इसके बाद में हम बताएंगे इसके बाद शेरशाह सूरी। तो सूरवंश के आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू, जिसका नाम हेमू है, वो वहाँ से चलता है। जब सुन लेता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई तो वहाँ से चलता है और यहाँ का राजगद्दी संभालने के लिए दिल्ली का। तो यहाँ पे हलचल मच जाती दोनों के बीच में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बैरम खां है सोचता है कि अब ये हुमायूं हार जाएगा, सॉरी अकबर हार जाएगा। अकबर अभी 13 साल का बच्चा है, तो क्या करता है, तुरंत एक ईंटों का सिंहासन बनाता है। ईंटों का सिंहासन बनाकर उसको 10 या 14 फरवरी को, कभी इतिहास में आपको देखने को मिलेगा कि वो कब राजगद्दी संभाला था, अकबर कब राजगद्दी संभाला है, तो 10 फरवरी या 14 फरवरी, आप किसी दोनों पे एक पे मार देंगे टिक, ठीक है। तो 10 फरवरी 1556 ईस्वी को या 14 फरवरी 1556 ईस्वी को ईंटों के सिंहासन पर ये राजगद्दी संभालता है, ठीक है। तो इसका जो राजगद्दी संभालने का जो कार्य होता है ये अकबर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अभी ये 13 साल का बच्चा है। अकबर जो अभी 13 साल का बच्चा है, तो ये अभी कुछ भी इसको पता नहीं होता है। उधर तो मुगलों और अफगानों में हलचल हो चुकी थी। तो क्या हुआ कि इसी के डर के वजह से बैरम खां तुरंत एक ईंटों का सिंहासन बनाता है और उसे अकबर को राजा घोषित कर देता है। तो अभी ये 13 साल का बच्चा है अकबर, इसे कुछ भी पता नहीं होता है। तो इधर अकबर इधर से चल रहा है। अगर अभी जब इसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, तो ये अकबर कहाँ पे था, अकबर पंजाब में था, ठीक है। तो पंजाब में होता है उस समय। तो इधर से अकबर इधर से चलता है, उधर से हेमू आ रहा था। हेमू सबसे पहले पहुंचता है आगरा में। तो आगरा में एक राजा राज करते थे, ठीक है। तो उनको हरा कर अब ये चला जाता है दिल्ली की तरफ। हेमू सबसे पहले आता है आगरा, आगरा से उसे हरा कर, राजा को हरा कर चला जाता है दिल्ली की तरफ। तो ये जब आगे बढ़ता है, उस राजा का नाम क्या है पहले जान लेते हैं। तो हेमू इधर से जब आता है तो यहाँ पे आगरा में जब पहुँचता है, यहाँ पे इधर यूपी में, ठीक है। तो यहाँ से हेमू यहाँ पे चलता है। तो आगरा में जब पहुँचता है, जिसका नाम तरतीब बेग वहाँ पे राज करता है आगरा में। तो तरतीब बेग को हरा कर तरतीब बेग कहाँ भागता है, फिर दिल्ली में। दिल्ली में भी वो राज करता रहता है तरतीब बेग। तो यहाँ से
ये दिल्ली की तरफ चलता है हेमू, तरती बेग के पीछे पीछे। तो तरती बेग को वहाँ पर दिल्ली में भी हराता है। उधर से अकबर भी चल रहा था पंजाब के इलाकों से, ठीक है, पंजाब जो कि आधा पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। तो इधर से अकबर आ रहा है और इधर हेमू भी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेमू पहुँचता है दिल्ली में, दिल्ली में तरती बेग को हराता है और वहाँ पर अपना नाम विक्रमादित्य रखता है। विक्रमादित्य की उपाधि, हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि हेमू धारण करता है अपने से, ठीक है। तो अब क्या होता है, इधर से हेमू चलता है, उधर से अकबर आ रहा है। तो पानीपत के मैदान में दोनों की मुलाकात होती है। पानीपत की जो युद्ध होता है, अगर यहीं पे अगर हेमू जीत जाता तो पूरा पासा ही पलट जाता कि अब यहाँ पे मुगलों का साम्राज्य पूरा खत्म हो जाता। जबकि हेमू क्या कर रहा था, हिंदुओं का सहायता करता, जो हिंदू के राजा थे उनका सहायता, उन सभी लोग का सहायता करता था। सोचता था कि अगर मुगलों को यहाँ से खदेड़ कर भगा दिया जाए तो यहाँ पे हिंदुओं का राज चलेगा। तो ऐसा नहीं हो पाया। हेमू से लड़ाई हुआ पानीपत के मैदान में। ये लड़ाई कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू और अकबर के बीच में युद्ध होता है। तो इतिहास में कभी पूछता है कि हेमू की मृत्यु कब हुई थी या पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो युद्ध होता है तो 13 साल का बच्चा तो कर नहीं पाएगा। तो अकबर के साथ जो होता है, जिसका नाम बैरम खां, जो संरक्षक है, पानीपत के युद्ध में हेमू से बैरम खां करता है। लेकिन नाम किसका होता है, नाम अकबर का होता है। क्योंकि आप जान सकते हैं कि 13 साल का बच्चा अभी युद्ध नहीं कर सकता। तो अभी हेमू इधर से, जो कि बहुत ही बड़ा एक धनुधारी था, एक बहुत ही बड़ा युद्ध करने वाला था, ठीक है, कई ठो युद्ध जीत चुका था, उसे कई युद्धों का अभ्यास पता था, ठीक है। तो एक बच्चे से युद्ध कैसे कर पाए। तो इधर बैरम खां अकबर के जगह युद्ध कर रहे थे पानीपत के मैदान में। तो ये युद्ध कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें से कि 3 बजे तक हेमू जीतता रहता है। अब हेमू जो बहुत ही विशाल एक राजा था, ये कई ठो युद्ध जीत चुका था। तो 3 बजे तक अपनी सेना को लेकर यहाँ पे लड़ाई करता है, 3 बजे तक जीतता रहता है। तो अभी अकबर की सेना हार रही थी। जब अकबर की सेना हार रही तो बैरम खां घबरा कर बोला कि अकबर अब क्या किया जाए, अब तो हम युद्ध हार रहे हैं। तो अब इसके दिमाग में, बैरम खां के दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोला कि शाह कुली को क्यों न बुलाया जाए। शाह कुली को बुलाता है, जो कि बहुत ही बड़ा धनुधारी था। शाह कुली को बुलाता है तो शाह कुली से बोलता है कि अब तुम इस हेमू पर निशाना लगाओ, जो कि हेमू एक हाथी के ऊपर बैठा था। उस समय राजा महाराजा कहाँ से चलते थे, या तो हाथी चलते थे या तो रथ से चलते थे। तो हेमू उस समय हाथी पर बैठा था। हाथी पे बैठ कर पूरा उसका शरीर जो था लोहे के जंजीरों से या तो लोहे की जो खाल होते हैं, कवच होते हैं, उससे ये पहना हुआ था। तब निशाना भी लगाना मुश्किल था। हेमू जीतता जा रहा था। तो शाह कुली को बुलाया गया 3 बजे। अब शाह कुली आता है तो बोलता है कि बैरम खां बोलता है कि शाह कुली तुम उस पर निशाना लगाओ, हेमू पर। तो शाह कुली बोलता है कि साहब मैं निशाना कहाँ पे लगाऊं, वो तो पूरा उसका पूरा शरीर लोहे से ढका हुआ है, खाल से। तो बोलता है कि अब तुम इसकी आँख में निशाना लगाओ। तो शाह कुली बहुत ही प्रयास करता है। कुछ देर बाद एक तीर जाके उसके आँख में, हेमू की आँख में लग जाता है। जब हेमू की आँख में एक तीर लग जाता है तो हेमू वहाँ से गिर जाता है। अब हाथी पर से जब हेमू गिर पड़ा तो वहाँ पर, अब यहीं पे देखिए बहुत ही बड़ा एक गलती हो गया। जो हाथी को चला रहा था उसका महावत, यही वहाँ पे गलती कर दिया है कि हेमू को अपने हाथी के सूंड में पकड़कर भागने लगा युद्ध से बाहर। अब अकबर कहाँ पे था, यहाँ पे अकबर जो अभी 13 साल का बच्चा है, युद्ध के बाहर बैठा हुआ था। इससे युद्ध से मतलब नहीं, बस वो देख रहा था। जबकि पूछा जाता है तो बोलता है कि इतिहास में कई किताबों में लिखा रहेगा कि हेमू से अकबर का युद्ध हुआ है पानीपत के मैदान में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, हम अगर टिक मारने के लिए आ जाते हैं तो मार देते हैं कि हाँ हेमू का अकबर के पानीपत का 5 नवंबर 1556 को ईस्वी में इसका युद्ध होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो युद्ध था हेमू का वो सिर्फ बैरम खां के साथ होता है, ठीक है। जो कि अकबर था अभी 13 साल का बच्चा है, 13.5 साल का, ये लगभग 14 साल को पार करने वाला है, 14 साल पहुंचने वाला है। ये उस युद्ध के मैदान से परे था, मतलब कुछ दूर पे था, बैठा हुआ सब देख रहा था, ठीक है। अब जब उसका महावत, हेमू का महावत हाथी के सूंड में उसको पकड़ के लेकर जाने लगा, क्योंकि उसको तीर लग गया था आँख में, ये गिर पड़ा था हेमू। अब जब ये इसके महावत में जाने लगे तो क्या हुआ, अब बैरम खां और
शाह कुली क्या किए, तुरंत धर दबोचे, मतलब उसको पकड़ लिए, अपनी सेना को लेकर उसको घेरेबंदी करके पकड़ लिए। पकड़ने के बाद हेमू को पेश किया गया अकबर के साथ, जो कि अकबर कहाँ पे था, बाहर बैठा हुआ सब देख रहा था, युद्ध नहीं लड़ रहा था अकबर, बाहर बैठ के देख रहा था सब। अब अकबर के सामने पेश किया गया तो अकबर से बोला गया कि महाराज अब इससे मृत्यु दंड आप दे दीजिए। ठीक है, बोला गया कि बैरम खां बोला कि महाराज इसका सर धड़ से अलग करके गाजी का मर्तबा हासिल कीजिए। ठीक है, तो अकबर बोलता है, अकबर देखता है बैरम खां को, बोलता है कि बाबा ये तो खुद ही अधमरा हुआ है, इसे हम क्या मारें। तो अब इसी पे बैरम खां को गुस्सा आ जाता है, अपना तलवार निकालता है, तुरंत हेमू के सर धड़ से अलग करके अपना तलवार फेंक देता है अकबर के पास। अपना तलवार निकालता है बैरम खां, हेमू को मार कर उसका अपना तलवार तुरंत अकबर के सामने फेंक देता है और अकबर जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है। कौन, बैरम खां, क्योंकि वो उसका सहायक था, संरक्षक था। ठीक है, अकबर का संरक्षक था बैरम खां। तो बैरम खां हेमू को मारकर अकबर के सामने जब तलवार फेंक दिया तो अकबर जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तो यहीं पे अब कभी कभी किताबों में मिल जाता है कि हेमू की हत्या कौन किया था। हेमू का जो पानीपत के मैदान में जो हेमू और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को। जबकि कौन मारा था, आप देख रहे हैं कि कौन मारा है, बैरम खां ने उसकी हत्या की है। तो अब आगे चलती कहानी, अब आगे बढ़ती है। अब यहाँ से हेमू का काम खत्म हो जाता है, फिर से मुगल साम्राज्य का विस्तार यहाँ पे हो जाता है। मुगल साम्राज्य अगर यहीं पे हार जाता तो यहाँ पे अब हिंदू का राज चलता। ठीक है, अब यहाँ पे मुगलों का राज फिर से स्टार्ट हो गया। अब यहीं से अकबर कुछ बड़े फैसले लेने लगे, थोड़ा थोड़ा करके। अब अकबर के दिमाग में कुछ आने लगा, 14 साल का भी बच्चा है। ठीक है, कुछ ये भी बड़ा हो रहा था धीरे धीरे। तब अब इसके बाद होता है कि जो अजोधन में पाक पाटन है, पहले देखिए क्या होता है। अब बैरम खां को, अब ये जब चले जाते हैं अपने घर, तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक राज करते हैं। क्योंकि अभी अकबर बच्चा है, इससे अभी राजगद्दी संभालने का मतलब कोई भी दिमाग नहीं था। तो क्या हुआ, 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खां राजगद्दी संभालते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं। तो अकबर क्या बोलता है, अकबर को सब बोलते हैं, उसके राज्य के लोग रहते हैं, उससे बोलते हैं कि ये सिया परिवार का हमारे पे शासन कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अकबर, बैरम खां ऐसा है, बैरम खां वैसा है, बैरम खां बेकार है। अकबर के दिमाग में सब भर देते हैं। तो अकबर के दिमाग में भर देते हैं। तो अभी बच्चा जो है, अकबर 14 साल का बच्चा है, इससे अभी कुछ भी समझ नहीं होता है। तो अकबर बोलता है कि बैरम बाबा, मेरी माँ दिल्ली में है, हम आगरा में हैं, तो क्या मैं अपनी माँ से मिल लूँ। तो बैरम बाबा बोलते हैं ठीक है, जाइए आप मिल लीजिए। तो अकबर यहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद, लगभग 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद, आगरा से 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद, अपने नौकर से बोलते हैं, जाके आप बैरम बाबा से बोल दीजिए कि लोग वहाँ के खुश नहीं हैं, आप राजगद्दी छोड़कर या तो फिर दूसरे जगह का गवर्नर बन जाइए, आपको दूसरी जगह गवर्नर बना दिया जाएगा, या तो फिर आप मक्का मदीना पे चले जाइए। तो अभी जो बैरम खां राजगद्दी संभाले हुआ था, जो यहाँ के प्रधानमंत्री था, अब इससे अगर कोई बोल दे कि गवर्नर बन जाइए या तो फिर आप कहीं चले जाइए दर्शन करने के लिए, तो बहुत ही कष्ट होता है। तो तुरंत बैरम खां बोलता है कि ठीक है, हम जा रहे हैं मक्का मदीना के लिए, हज यात्रा पे चले जाते हैं। तब यहाँ पे हज यात्रा के लिए बैरम खां और उसके परिवार के लोग, उसकी पत्नी और उसका बेटा निकल पड़ते हैं। ये उस अकबर उसके मुंह पे नहीं कह पाता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा, बैरम खां का उसके ऊपर बहुत ही बड़ा योगदान था। आखिर डायरेक्ट कैसे बोले, तो बैरम खां को उसके नौकर, अपने नौकर से बुलवाया है। ठीक है, हज यात्रा जाने के लिए। अब यहाँ से बैरम खां हज यात्रा पे निकल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद पाक पाटन में या तो अजोधन, देखिए आपको कहीं भी इतिहास में मिलेगा पाक पाटन या अजोधन, जो कि गुजरात में है। तो यहाँ पे पहुँचता है बैरम खां अपने परिवार के संग। तो यहीं पे एक मुबारक नाम के लड़के ने उसकी हत्या कर दिया। यहीं पे बैरम खां की हत्या हो जाती है, जो कि मुबारक नाम का एक लड़का है, वो बैरम खां को मार देता है। तो बैरम खां
को जब मार दिया गया तो उसकी पत्नी सलीमा बेगम और जो उसका बेटा था अब्दुल रहीम खान, ठीक। अब यहाँ से ये रोते बिलखते गुजरात से फिर चले जाते हैं आगरा की ओर। ये जा रहे थे कहाँ? हज यात्रा पे, मक्का मदीना। तो वहाँ से गुजरात से फिर ये लौटकर पाक पाटन या गुजरात से वहाँ से लौटकर फिर चले जाते हैं आगरा की ओर। तो अकबर से बोलते हैं कि बैरम खां की हत्या कर दिया गया, अब हम क्या करें? ये रोते बिलखते पहुँचते हैं तो अकबर बोलता है कि ठीक है, मैं आपके बेटे को खाना की उपाधि देता हूँ और आपसे मैं विवाह करूँगा। अब यहीं पे बहुत ही बड़ा एक उसका अकबर का योगदान हो जाता है। अकबर ही बहुत ही बड़ा एक निर्णय ले लिया, ठीक है। तो यहीं पे सलीमा बेगम से वो शादी कर लेता है अकबर। अब देखते हैं तो एक तरीके से आप देख सकते हैं तो ये आधे से ज़्यादा उसकी उम्र की थी, ठीक है। इससे बहुत ही बड़ी थी सलीमा बेगम, क्योंकि बैरम खां की पत्नी थी। बैरम खां कौन था? ये अकबर का गुरु था। तो सलीमा बेगम से यहाँ पे शादी करके अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि दे दिया, ठीक। तो इसके विपरीत जब बैरम खां मर जाता है तो इसके विपरीत जो अब उसकी नौकरानी, जो इसका दूध पीकर वो अकबर बड़ा हुआ है, वो नौकरानी महम अंगा जो है वो एक सरकार चलाती है। अपने विपरीत जो कट्टर जाति के लोग थे एक अपने से एक सरकार चलाते हैं, जिसको हम अब यहाँ पे देखिए 2 साल इसका भी सरकार चला कुछ दिन, तो उसको हम पेटीकोट सरकार या हरम दल के सरकार कहते हैं। पेटीकोट आप जानते होंगे, महिलाओं के जो वस्त्र होता है उसी के कारण इसका एक महिलाएं जो सरकार चलाती थी उसी के कारण इसका एक नाम दे दिया गया पेटीकोट सरकार। पेटीकोट सरकार कहते हैं, या तो फिर कहीं आपको देखने को मिलेगा हरम दल सरकार, हरम दल, ठीक। तो यहाँ पर 2 साल महम अंगा ने अपना राज्य किया। तो महम अंगा, इसमें कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी? महम अंगा, जीजी खां, मुनीम खां, ऐसे कई लोग थे यहाँ पे इसमें शामिल थे, ठीक है। तो 1560 से 1562 तक ये अपना राज किए। अब क्या था? पैरेलल पीएम बनाया जाए, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि मुगल साम्राज्य में ऐसे पहली बार हुआ है कि जब 2 लोगों को पैरेलल प्रधानमंत्री बना दिया गया है, ठीक है। तो 2 साल ये राज किए पेटीकोट सरकार के लोग। अब क्या होता है? महम अंगा का जो एक बेटा होता है वो अकबर से जलता रहता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना अकबर की हत्या कर दिया जाए। तो अकबर के बारे में वो षड्यंत्र रचने लगता है, षड्यंत्र रचता रहता है। तो अकबर को पता चलता है कि ये मुझे मारने वाला है। अब जब अकबर को पता चलता है तो अकबर जाते हैं उसको मार देते हैं, महम अंगा के बेटे को। महम अंगा कौन है? वो उसकी माँ अकबर की, जो कि वो दूध पिलाकर बड़ा की थी, उसका पालन पोषण की थी 13 साल, ठीक है। महम अंगा एक नौकरानी थी, ठीक। अब महम अंगा का जो बेटा है आदम खां, महम अंगा का बेटा कौन है? आदम खां। तो आदम खां षड्यंत्र रचता है इसके खिलाफ या साजिश रखता है अकबर के खिलाफ। तो अकबर को जब पता चलता है जाकर आदम खां को मार देता है या उसकी हत्या कर देता है। अब उसकी हत्या करके आता है, बोलता है कि महम अंगा, मैं आपके बेटे के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा था आपके बेटे को मार दिया। तो महम अंगा को अंदर से बहुत ही कष्ट हुआ क्योंकि उसका बेटा था। तो बोली कि बहुत अच्छा किया आपने महाराज, जो ऐसा करता है उसको ऐसा दंड देना चाहिए। लेकिन उसको अंदर से बहुत ही कष्ट हो रहा था। लेकिन ऊपर से वो क्या कर रही थी? राजा को अपने वश में, एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो वाणी का वश होता है अपने उसमें वश में कर रही थी इस तरीके से बोल के, ठीक है। अब महम अंगा भी एक षड्यंत्र रच रही थी अपने बेटे का बदला लेने के लिए कि अब अकबर ने मेरे बेटे को मारा है तो मैं भी इसको ही मार दूंगी अब। तो महम अंगा, उसके खाना जब होता था तो सब साथ में खाते थे उस समय, ठीक है। तो महम अंगा क्या करी कि एक दिन अकबर के खाने में जहर मिलाई। अकबर के खाने में जब जहर मिलाई तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक जो जोधा बेगम और या हरका बेगम, जोधा बेगम या हरका बाई या हरका बेगम वहाँ की जो थी वो देख ली। देखने के बाद अकबर के सामने महम अंगा को पेश की कि महाराज ये आपके खाने में जहर मिलाई। तो पूछा गया महम अंगा से क्या ये बात सच है? तो महम अंगा बोली कि हाँ, मुझे बहुत कष्ट हुआ कि आपने मेरे बेटे को मारा है, मैं आपके खाने में जहर मिलाई। तो अकबर बहुत सोच पड़ गया कि बोला कि माता, जो माँ मुझे आज तक अपने दूध पिलाकर बड़ा करके मुझे पालन पोषण की, वो आज मेरे खाने में जहर मिलाकर मुझे न जाने क्यों मारना चाहती है। ऐसा मैं क्या कर दिया हूँ?
ऐसा मैं भी तो आपका बेटा हूँ, तो ठीक है, अगर आप मुझे मारना चाहती हैं तो ठीक है, मुझे अपने हाथों से जहर दीजिए, मैं आप पी कर मर जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेकार बेटा होऊंगा जो अपनी माँ के हाथे मरूंगा, या फिर ऐसा मुझे पता नहीं क्यों मेरी माँ ऐसा कर रही है। तो महामंगा को बहुत ही ठेस पहुंचा, बहुत ही कष्ट हुआ कि सही में मुझे जब ये माता मानता है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिरकार ये भी मेरा बेटा ही है, मुझे बेटा ये भी तो माँ बुला रहा है, एक बेटा मर गया तो क्या हुआ, मैं अपने बेटे को मार रही थी, कष्ट हुआ। तो अब यहाँ से अकबर ये कहकर चला जाता है, ठीक। और जब यहाँ से अकबर ये कहकर ये कुछ बातें बोलकर उससे चला जाता है तो क्या करती है, यहीं पे महामंगा अपने आप को समाप्त कर लेती है। जब समाप्त कर ली तो यहीं पे अब देखिए पेटीकोट जो सरकार थी, जो हरम दल की सरकार थी, तो उसका समापन यहीं पे हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है यहीं पे। अब 1562 ईस्वी में क्या होता है, अकबर यहीं पे कुछ बड़े निर्णय लेने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि दास प्रथा। अब दास प्रथा क्या था, दास प्रथा वो था जो कि अगर किसी राजा को हरा दिया जाता था तो वहाँ की जो सेना थी, सेना प्रजा जो वहाँ के लोग थे, उनको दासी बनाकर अपने के यहाँ रखा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, उनके ऊपर अधिकार किया जाता था। तो यहाँ पे 1562 ईस्वी में सबसे पहले अकबर ने दास प्रथा को ख़त्म कर दिया। जब दास प्रथा को ख़त्म कर दिया, सबसे ये बहुत ही बड़ा एक योगदान था समझ लीजिए अकबर की तरफ से। तो पूछता है कि कभी कभी कि दास प्रथा को किसने समाप्त किया है, या दास प्रथा कब समाप्त हुआ, तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया, क्योंकि उस वहाँ के राजा से उसकी दुश्मनी थी ना, वहाँ के लोगों से दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि वो तो अपने राजा की सेवा करते थे, राजा का पालन मतलब कि राजा का कहना मानते थे ना। तो वहाँ की जो सेना थी उसकी तो कोई गलती नहीं थी, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो 1563 ईस्वी में अब एक और निर्णय लिया गया अकबर की ओर से। 1563 में जजिया कर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया। तीर्थ यात्रा कर क्या था, ये सिकंदर लोदी ने स्टार्ट किया था सबसे पहले। सिकंदर लोदी ने हिंदू, जैन, बौद्ध इन सभी पे तीर्थ यात्रा कर लगाए थे। तो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अकबर ये चाहता था कि सभी जाति के लोग एक समान से चलें। अकबर कभी कभी वेश बदल के लोगों के बीच में जाकर अपने बारे में सुनता था कि आखिर लोगों का विचार क्या है मेरे बारे में। वेश बदल कर ये सभी जाते थे, जैसे अकबर जाता था, फिर उधर से अशोक जाता था कभी कभी। तो इन्हीं के कारण इतिहास ने एक महान दर्जा दे दिया इन दोनों को, ठीक है। अब इसके बाद 1563 के बाद 1564 में फिर एक कदम उठाया गया अकबर के द्वारा। 1562 में दास प्रथा समाप्त, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त, 1564 में जजिया कर समाप्त। जजिया कर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पूछता रहता है कि जजिया कर किसने समाप्त किया, तो जजिया कर को 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ये पहली बार लगाया गया था, ठीक है। तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया अकबर के द्वारा। अब इसके बाद क्या होता है, जब जजिया कर को हटा दिया जाता है, तो जजिया कर देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर में भी एक जजिया कर स्टार्ट किया गया था। तो वहाँ पे जो राजा थे उनको भी जम्मू कश्मीर का अकबर बोला जाता था, क्योंकि वहाँ पे भी जो राजा थे वो भी लोगों के बीच में जाकर सुनते थे, और हिंदू, जैन या फिर जो भी धर्म थे, मुस्लिम जाति के जो धर्म थे, सभी को एक समान मानते थे। इसलिए वहाँ के राजा को अकबर, जम्मू का राजा बोलते थे, ठीक है, या कश्मीर का कश्मीर का अकबर बोला करते थे वहाँ के लोग, ठीक है। तो कश्मीर में जो जजिया कर था उसे जैन उल आबदीन ने हटाया था। जम्मू कश्मीर में जो जजिया कर था उसे जैन उल आबदीन ने हटाया था। और भारत में अगर पूछा जाता है कि भारत में जजिया कर को किसने हटाया, तो पूरे भारत में जजिया कर को अकबर ने हटाया है। लगाया किसने था, सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम लगाया, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहली बार लगाया है। और भारत में जजिया कर को समाप्त किसने किया, अकबर ने समाप्त किया है। जम्मू कश्मीर में किसने समाप्त, जम्मू कश्मीर में जो जजिया कर था उसे कौन समाप्त किया था, उसे जैन उल आबदीन, आप यहाँ पे देख रहे होंगे आ रहा है सामने, तो जैन उल आबदीन ने हटाया था। जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते थे, ठीक। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। आप देखिए, अगर आप लिख रहे होंगे तो सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को फिर से बैक करके जरूर देखिएगा, उसके बाद लिखिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, जब यहाँ से जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर, दास प्रथा सभी हट गए, सभी समाप्त हो गया, तो फिर क्या हुआ, तो
पहला मुगल जो वेश बदल कर जाता था, पूछता है कि पहला मुगल कौन सा है, पहला मुगल शासक कौन सा है जो कि लोगों के बीच में वेश बदल के जाता था। तो आप देख रहे हैं कि अकबर है। अकबर को आप जान रहे हैं, अब आप अकबर को पहचान भी गए हैं बहुत अच्छे से। इतने बड़े बड़े काम किया अकबर शुरू से ही। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब अकबर का जो पहला युद्ध था, पहला अभियान था, वो कहाँ पे था? मालवा पे था। मालवा कहाँ है? एमपी में। आपको बताया कि अकबर का जो साम्राज्य फैला हुआ था मालवा से लेकर इधर जम्मू कश्मीर से लेकर सिंध प्रदेश में उमरकोट में था। उमरकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में, जो कि अब अमरकोट हो गया है। ठीक है, अमरकोट क्या हुआ है, यहीं पे उसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब मालवा कहाँ है? यहाँ पर एमपी में। ठीक, मालवा पे सबसे पहले इसका अभियान होता है। मालवा कहाँ है? एमपी में। मालवा के राजा कौन थे? बाज बहादुर। मालवा के राजा का नाम बाज बहादुर, पत्नी का नाम रूपमती था। रूपमती या रूपनती कभी का आप देख सकते हैं। तो ये जो लोग थे वहाँ के मालवा के राजा जो थे, या तो एमपी के जो राजा थे, ये बहुत ही अच्छे सिंगर थे उस समय के। ये क्या थे? बहुत ही अच्छे सिंगर थे। तो उस समय दो सिंगिंग मतलब चलता था, 200 सॉन्ग चलता था, दो प्रकार के गाने चलते थे, जिसे हम ख्याल कहते हैं और ध्रुपद कहते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ख्याल, एक होता है ध्रुपद। तो जो बाज बहादुर थे वो क्या थे? ख्याल सॉन्ग से, मतलब ख्याल गाने से थे। और जो तानसेन, अकबर के राज में तानसेन एक गायक थे जो कि ध्रुपद से थे। तानसेन ध्रुपद गाना गाते थे। ठीक है, अब अकबर के जो राज में नवरत्न थे उनके बारे में, और अकबर के जो अभियान थे जैसे गुजरात पे, फिर उसके बाद हुआ, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।